दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में तीसरे चरण का जमीन सर्वे फरवरी महीने से शुरू किया जाएगा। इस जमीन सर्वे को लेकर के तेजी के साथ तैयारी की जा रही है। इस चरण में 13 जिलों के 205 अंचलों में जमीन का सर्वे किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के 20 जिलों में पहले चरण का जमीन सर्वे शुरू किया गया था, जहाँ इसमें पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, शेखपुरा, कटिहार, शिवहर, बांका, अरवल, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा जिला शामिल है। वहीं दूसरे चरण में भी इन जिलों में बचे हुए 131 अंचलों की 9,600 गांवों में जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया था। जिलों के इन अंचलों में इस समय जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है, ताकि जमीन सर्वे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आपको बता दूं कि अब बिहार के तीसरे और चौथे चरण में 13 जिलों में 205 अंचलों में जमीन सर्वे करने की योजना पर काम किया जा रहा है। फरवरी महीने से बिहार के 13 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू किया जा सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में बिजली चोरी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए बिजली विभाग के द्वारा हर घर की जांच की जाएगी। खबर के अनुसार बिजली विभाग ने अब तक 10,000 घरों के मीटरों की जांच की है, जिसमें 244 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों पर पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि पटना में घर घर बिजली की जांच को लेकर के पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारी की माने तो ठंड के दौरान उपभोक्ता एवं अन्य लोग हीटर, गीजर एवं ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। वहीं कई लोग अवैध रूप से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तापमान में वृद्धि होने से लोगों को ठंड से राहत मिली है, जहां हालांकि गया, बांका समेत 6 जिलों में अभी भी कोल्ड डे जैसे हालात हैं। इन जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। खबर के अनुसार बिहार में कल धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। जब मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी तक पूरे बिहार में मौसम सामान्य रहेगा, जहाँ हालांकि बिहार के कुछ जिलों में तापमान कम या फिर ज़्यादा होने का अनुमान है। आपको बता दूं कि 23 जनवरी के बाद बिहार में दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी वृद्धि होगी, यानी कि ठंड कम होगी 23 जनवरी के बाद। इससे लोगों को ठंड से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई हिस्से इन दिनों पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, जब फसलों की सिंचाई का पारंपरिक तरीका इस दिक्कतों को और भी बढ़ा रहा है। ऐसे में सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन तकनीक किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। ये तकनीक न सिर्फ पानी और उपज को बर्बाद होने से बचाती है, बल्कि उत्पादकता में भी इजाफा होता है। जहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई तकनीक का लाभ उठाने के लिए बिहार सरकार ने किसानों से आवेदन मांगे हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए ये काम की योजना है। अगर आप बिहार के किसान हैं और अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको इस पर तकरीबन 90% की सब्सिडी मिलेगी। आप इस अनुदान के लिए बिहार उद्यान निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। किसान इस योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सहायक निदेशक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या फिर निबंधन कंपनी से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा किसान हेल्पलाइन नंबर 18001801 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले दिनों अपने बयानों से बिहार की राजनीति को गरमाने वाले जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों दिल्ली के प्रवास पर हैं। सुधाकर संघ प्रकरण के बाद मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर के पिछले दिनों महागठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। जब गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा अचानक दिल्ली पहुंच गए और रूटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती होने की बात खुद अपनी तस्वीर के साथ ट्विटर पर पोस्ट की है और जानकारी दी है। अब जो ताज़ा तस्वीर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में खुद को
कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। यह दरअसल बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा से नजदीकी को लेकर के चल रही चर्चा के बीच बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती उपेंद्र कुशवाहा से आज बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर और बीजेपी नेता और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान ने मुलाकात की है। जब बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुलाकात की जो तस्वीर शेयर की है, उससे एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमाने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा की खूब चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। किसी पद की लालसा नहीं रखने की बात कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने डिप्टी सीएम बनाए जाने के सवाल पर कह दिया था कि वे न तो कोई सन्यासी है और न ही किसी मठ में बैठे हैं। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने की बात को फालतू बता दिया था। अब माना जा रहा है कि इसी नीतीश कुमार की बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि वे भाजपा में शामिल हो जाए, जदयू छोड़ करके। दोस्तों बात करते हैं कि देश में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ योजना शुरू की गई है। इसके तहत ये कार्ड सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होता है। इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये एक पेन इंडिया हेल्थ स्कीम है, जहाँ वहीं कई बार छोटी सी भूल बड़ा संकट पैदा कर देती है। इसीलिए यहाँ आपको बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड के लिए आप कैसे आवेदन करें ताकि कोई परेशानी ना हो और आपका इलाज आसानी से हो सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत कौन पात्र हो सकते हैं या किसे लाभ मिल सकता है। तो आयुष्मान हेल्थ योजना के प्रत्येक पात्र परिवार का हर साल 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती की स्थिति में हृदय रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, घुटना और कुल्हा प्रत्यारोपण, निसंताना, मोतियाबिंद और फिर अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का फ्री में इलाज इस योजना के तहत किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से 7 दिन पहले तक के टेस्ट, भर्ती के दौरान इलाज और फिर भोजन और फिर डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद तक का चेकअप और फिर दवाएं फ्री में दी जाती है। इस योजना से संबद्ध देश भर के किसी भी चयनित सरकारी या फिर निजी अस्पताल में फ्री में इलाज की सुविधा होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे और फिर कहां बनवाएं। तो इसे बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड हो। इसे लेकर के UTI, ITSL केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र पर जाकर के पात्रता की जांच कराएं। जब आप पात्रता जांच में पास हो जाएंगे यानी कि पात्र हो जाएंगे तो फिर आपका आयुष्मान कार्ड आसानी से बन जाएगा। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती होने के हालात में भी आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि नवादा जिले के एक गांव में एक व्यक्ति के निधन के बाद दाह संस्कार करके लौटे परिवार वालों की तबीयत अचानक बिगड़ने का मामला सामने आया है। एक ही कमरे में 5 लोग बेहोश पाए गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। मामला नवादा जिला के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डुमरी गांव का है। एक व्यक्ति के निधन के बाद उनके परिवार के लोग अंतिम संस्कार करके अपने घर लौट रहे थे। रात में सभी लोगों ने अलाव तापने के लिए कमरा में बोर्ड सी जला करके रखा था। परिवार वालों ने आनंद फानन में सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनमें से एक महिला की मौत हो चुकी है। तो बताया जा रहा है कि कमरे में बोर्ड सी जल रही थी, यानी कि अलाव जल रही थी आग तापने के लिए, मतलब कि कुछ घस्सी उसी जला करके रखा था। इस घटना में परिवार के 2 बेटे दीपक और रोहित समेत महिला पूजा देवी, सुशीला देवी, लालो राम की तबीयत बिगड़ गई। दोस्तों असर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन ने कई बिंदुओं पर सर्वेक्षण के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों पर रिपोर्ट जारी की है, जिसने सरकार के शिक्षा गुणवत्ता के दावों की पोल खोल करके रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के यानी कि बिहार के सरकारी स्कूलों की 5वीं के 50% से अधिक छात्र कक्षा के 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार को लेकर के कई योजनाएं चलाई जा रही है बिहार सरकार की तरफ से, इसके बावजूद भी स्कूलों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। असर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं के 81% छात्र ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ पा रहे हैं, जबकि 19% छात्र ये पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा कक्षा 1 के 40% से अधिक छात्र अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं। कक्षा 8वीं के 2%, 7वीं के 2% से अधिक, 6वीं के 3% से अधिक, 5वीं के 4% छात्र
अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी यानी कि प्राइवेट स्कूलों से अधिक बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। इसमें सरकारी स्कूलों के 8वीं के बच्चों का प्रतिशत 11 और फिर निजी स्कूलों के बच्चों का 28% से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में साल 2022 में पिछले सालों की तुलना में अधिक नामांकन हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले को कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करें, जिसके बाद अब इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार कोर्ट के इस फैसले को लेकर के काफ़ी खुश नजर आए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा को लेकर के गृह जिले नालंदा में मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार को यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होना था। एक पत्रकार ने सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की और फिर उनसे जब ये सवाल किया गया कि जातीय जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर के कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जहां बहुत से लोगों को लग रहा था कि हम गणना नहीं करवाएंगे, ये तो सबके फायदे के लिए करवाया जा रहा है। हम तो पहले ही बता दिए हैं कि ये जाति आधारित गणना है, ना कि जनगणना। जहां हम लोग इसे जानना चाहते हैं कि बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, या उसी के हिसाब से बजट भी लाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिमी चंपारण जिला के लक्ष्मीपुर गांव के गफ्फार दीवान के 2 बेटे उस्मान और इरफान की जिंदगी की कहानी सुनकर के आप भी गर्व महसूस करेंगे। जहां इरफान को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। गरीब परिवार से जन्मे इरफान T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड में लगातार तीसरी बार विश्व विजेता रहे हैं। भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं उस्मान देवान ने एशियन एथलेटिक्स पारा गेम्स में देश को स्वर्ण पदक हासिल करके एक नया कीर्तिमान रचा है। दुबई में साल 2017 में हुए विश्व स्तरीय धावक प्रतियोगिता में उस्मान ने 3 मेडल जीत करके देश का मान बढ़ाया है। हैरत और फिर अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने इनके पास जाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन होनहारों का हौसला अफजाई बढ़ाने भी बिहार सरकार ने जरूरी नहीं समझा, लिहाजा पूरा परिवार दुखी है। इरफान और उस्मान लगातार गरीबी और मुफस्सिली को दरकिनार करके बुलंद हौसले की बदौलत खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। इनकी ना तो मदद बिहार सरकार कर रही है, ना जिला प्रशासन। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के खूब राजनीति भी होती रही है। महागठबंधन की सरकार बनते ही युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है। हम लोगों का सिर्फ सरकारी नौकरी देने का वादा है, वो भी 10 लाख नौकरी देने का वादा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। और कहा कि हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए हैं। कैबिनेट में लाखों की संख्या में पद सृजित भी किया गया है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की रोजगार मेले पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की आबादी 100 करोड़ से अधिक है। केंद्र सरकार रोजगार मेले में कितने लोगों को रोजगार देगी? जब केंद्र सरकार रोजगार मेले में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देगी, हम लोग तो राज्य में लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। केंद्र सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। पूरे देश में केंद्र सरकार दिखावा और फिर नौटंकी कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि रोजगार पर चर्चा तो अच्छी बात है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2023 के पहले रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों और फिर संगठन में नवनियुक्त 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। इस साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। मैं सभी युवाओं और फिर उनके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में लाखों और फिर परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नया सिम लेना अब और मुश्किल हो जाएगा। जब पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को मोबाइल कंपनी और फिर सिम बेचने वालों पर नजर रखने को कहा है। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय अब एक्शन मोड में है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के अतिरिक्त महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने तमाम जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर के निर्देश दिया है कि जिले में हर हाल में खुदरा विक्रेताओं और फिर दूरसंचार कंपनियों पर नजर रखें और TRAI के सिम कार्ड पंजीकरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। फर्जी दस्तावेज की मदद से खरीदे गए सिम कार्डों का साइबर अपराधी दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इसको रोकने के लिए प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने टेलीकॉम कंपनी से भी फर्जी दस्तावेजों पर जारी सिम कार्ड वाले ग्राहकों के संबंध में सूचित करने को कहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में लगातार गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है कि देश में महंगाई आसमान छू रही है? कुछ तो कारण होगा। जब लगातार सब्जी फलों के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्री की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, महंगाई की मार आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। कमाई से ज्यादा खर्च ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दी है। अब गेहूं के बढ़ते दाम ने गरीबी में आटा गीला करने का काम किया है। जहाँ आपको बता दूं कि देश में गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। जहाँ दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, अपना बिहार के कई हिस्सों में भी गेहूं की कीमतें 3,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इसके कारण आम लोगों को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। अनाज कारोबारियों का कहना है कि इसका कारण पूर्वी भारत में अनाज की कमी है। यह व्यापारियों का मानना है कि केंद्र सरकार ने गेहूं को खुले बाजार में ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं को अभी बेचना शुरू नहीं किया है। इस कारण गेहूं का भाव बढ़ रहा है। भारतीय रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार के अनुसार खुले बाजार में गेहूं नहीं है, जब पूर्वी भारत में भी गेहूं उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जब से गेहूं के आवंटन पर रोक लगा रखी है, तभी से मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 8 जनवरी को गेहूं के रेट 2788 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंचे थे, जो कि साल 2022 में गेहूं के दाम का 20% ज्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब जीविका दीदियां सरकारी शिक्षकों का वेतन तय करेगी। जीविका दीदियों को समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है कि अब वे अपने अपने इलाकों में जाकर के देखेगी कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक कितना पढ़ा रहे हैं। उसी समय जीविका दीदियां अपने मोबाइल से एक वीडियो बना करके वीडियो को भेजेगी। वीडियो उसे देख करके डीएम को भेजेंगे। इसके बाद डीएम वीडियो को देख करके शिक्षकों का वेतन तय करेंगे कि उनका वेतन जारी किया जाए या फिर नहीं। यदि शिक्षक पढ़ाएंगे तो फिर उन्हें वेतन मिलेगा, और अगर शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उनका वेतन काट दिया जाएगा, उनको वेतन नहीं मिलेगा। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों के माध्यम से लगातार महिलाओं का उत्थान किया जा रहा है। जहां इसके साथ ही जीविका दीदियों को और आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। उनके विकास के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। जहां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीविका दीदियों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से कहा कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों। उन्होंने कहा कि बिहार में पढ़ाई का सर्वे भी कराया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए विशेष काम किया जा रहा है। महिला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगी तो फिर जनसंख्या भी घटेगी, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों बात करते हैं कि बक्सर के चौसा में मुआवजे की मांग को लेकर के धरना दे रहे किसानों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता और श्रीराम चरित्र मानस के अपमान को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जेपी प्रतिमा पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब वे बिहार के लिए समस्या कुमार हो गए हैं, यानी कि नीतीश कुमार अब समस्या कुमार हो गए हैं बिहार के लिए। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को भुला चुके हैं। वे परशुराम चतुर्वेदी की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और संजय पासवान के अलावा भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि सड़क दुर्घटना की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। खास करके दोपहिया वाहनों के लिए चालान की राशि बढ़ाई गई है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अब अगर आप दोपहिया वाहन पर तय मानकों का हेलमेट नहीं पहनेंगे तो फिर हेलमेट पहनने के बाद भी उसकी पट्टी अगर नहीं पहनेंगे तो फिर आपको 1000 रुपये का चालान भरना होगा। जानकारी के मुताबिक ये चालान नियम 194 DMV के तहत लगाया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब दोपहिया गाड़ियों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने पर बच्चों को भी हेलमेट पहनना होगा। जी हाँ, चालक को हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। चालक दोपहिया की रफ्तार केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित रख सकता है। जहाँ इन नियमों को तोड़ने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। या इसके अलावा अगर आप नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी में ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस नए नियम का उल्लंघन करने पर प्रति टन के 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। तो ऐसे में अगर आप भी रोड में फर्राटेदार गाड़ी चलाते हैं तो फिर इन बातों का जरूर ख्याल रखें, नहीं तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मखाना को केंद्र सरकार की तरफ से GI टैग मिलने के बाद से इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। बिहार का उजला सोना यानी कि मखाना विदेशों में भी सप्लाई की जा रही है।
पूर्णिया, सीमांचल और मिथिलांचल के मखाने की बाजारों में ज्यादा डिमांड है। अभी हम आपको उजला सोना यानी कि मखाना की खेती से करोड़ों मालिक बने पति और फिर पत्नी की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। यह पूर्णिया के उद्यमी ने कोरोना काल के दौरान विदेश की काफी अच्छी नौकरी छोड़ दी और अपने वतन वापस आ गए, जहां उन दोनों ने बताया है कि बिहार को एक अलग पहचान दिलाने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना ही भी मकसद है और धीरे धीरे उन्हें कामयाबी मिल रही है। युवा उद्यमी लिली और उनके पति श्वेतांशु ने 2019 में मखाने के लिए स्टार्टअप तैयार किया और सिर्फ 2 साल में पूर्णिया में स्थापित की गई कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ तक पहुंचा दिया। जब पूर्णिया में उन्होंने ऑर्गेनिक सत्वा नाम से मखाने का स्टार्टअप शुरू किया था। श्वेतांशु ने बताया है कि 2 साल की मेहनत से कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ तक पहुंचा है, जहां 600 लोगों को इस स्टार्टअप के जरिए रोजगार भी मिला हुआ है। वहीं उन्होंने बताया है कि पूर्णिया के ऑर्गेनिक मखाने की सप्लाई कई देशों में की जा रही है। श्वेतांशु की पत्नी लिली झा ने बताया है कि उन्होंने मैनेजमेंट कोर्स करके एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर की पद पर कार्यरत थी, जब वहीं उनके पति श्वेतांशु IT सेक्टर में काफ़ी अच्छी नौकरी कर रहे थे। जब दोनों ने जर्मनी की नौकरी छोड़ दी और फिर पूर्णिया का रुख करते हुए मखाने की कंपनी खोली। लिली झा ने बताया है कि 11 फ्लोर में बनाए जा रहे मखाने की सिंगापुर, USA, UK जैसे कई मुल्कों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा अपने देश में नामी ब्रांड्स भी उनके मखाने खरीद रहे हैं। दोस्तों, हमेशा से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन ये बात अब पुरानी हो गई है। इन दिनों जल ही जहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार के पानी में कैंसर का खतरा सामने आया है। महावीर कैंसर संस्थान ने कई संस्थानों से मिलकर के चापाकल के पानी को जांच किया, जिसमें सामने आया है कि बिहार के 18 जिलों में आर्सेनिक सामान्य से काफ़ी अधिक पाया गया है, जिससे इस तरीके का पानी पीने से लोग बीमार हो सकते हैं। दूषित पानी पीने से गोल ब्लैडर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इस रिसर्च में IIT पटना, कानपुर, लंदन स्कूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन समेत कई संस्थानों ने काम किया है, जिसमें बिहार और फिर असम के चापाकलों के पानी को जांच करके ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की स्थिति का पता लगाया है। बिहार के 18 जिलों में आर्सेनिक सामान्य से काफ़ी अधिक मिला है। इसकी जानकारी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने दी है। यही नहीं, राजधानी पटना के कई जिले भी इसमें शामिल है, जहाँ गंगा की धारा से सटे जिलों में हैंडपंप में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है। जब पटना, सारण, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर आदि जिलों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक मिली है। बक्सर में एक जगह एक हैंडपंप से 1906 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक की मात्रा मिली है, जो अब तक का सबसे अधिक है, जो सामान्य से 190 गुना अधिक है। पूरे बिहार में 46,000 हैंडपंप के पानी का टेस्ट किया गया है। इसमें 30% हैंडपंप में सामान्य से काफी अधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। आर्सेनिक को धीमा जहर माना जाता है, जहाँ आर्सेनिक की अधिक मात्रा वाला पानी पीने से धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर का ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को केराटोसिस होता है, जिसमें हाथ पैर में दाना निकलते हैं। इसके अलावा मेलानेसिस होता है, जिसमें शरीर में कई जगह सफ़ेद दाग दिखते हैं। जो लोग अधिक मात्रा में आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हैं, उनमें गॉल ब्लैडर का कैंसर होने का खतरा सामान्य व्यक्ति से की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, 2.5 गुना अधिक होता है। हाई ब्लड प्रेशर का भी ये वह प्रमुख कारण है। हाई ब्लड प्रेशर से बिहार में हजारों लोगों का ब्रेन स्ट्रोक की समस्या आती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमीन पर अपनी जनसुराज यात्रा के जरिए एक अभियान चला रहे हैं। इस दौरान वे कभी बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंधन सरकार समेत CM नीतीश कुमार को निशाने पर ले चुके हैं, तो कभी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी BJP पर हमलावर हो जाते हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए PM मोदी ने एक बार भी बैठक नहीं बुलाई है। यदि प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक भी की होती तो मैं BJP का झंडा लेकर के घूमने को तैयार हूं। दरअसल जनसुराज यात्रा के दौरान पहुंचे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि मौजूद लोगों में कईयों ने BJP को वोट किया था। उसमें 2014 में प्रशांत किशोर ने BJP के लिए काम भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2014 के चुनाव में जब बिहार और फिर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई जानता भी नहीं था, तो उस दौरान प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार संभालने की काम की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है, मगर बिहार के विकास के लिए कितना काम हुआ है इस बात को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं कि अगर PM मोदी ने बिहार के विकास को लेकर के पिछले 9 सालों में एक भी बैठक बुलाई होती तो फिर मैं BJP का झंडा लेकर के घूमता।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन को आकार लिए 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि आरजेडी और जदयू के बीच दूरियां बढ़ने लगी है, जहां दोनों दलों के नेता एक दूसरे को औकात बताने में जुटे हुए हैं। पहले सुधाकर सिंह, उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह और अब सुरेंद्र यादव के बयानबाजी से जदयू पसोपेश में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद भी बड़बोले नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जी हां, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को लेकर के जो टिप्पणी की थी उसे लेकर के जदयू खेमे में खासी नाराजगी है। जदयू नेता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने के खिलाफ राजद कार्रवाई करें। बिहार की जनता से माफी मांगने के चंद्रशेखर सिंह के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी चुप्पी साध रखी है। वहीं जदयू नेता भवन निर्माण मंत्री के अलावा मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जब तनाव को कम करने की कोशिश आंशिक रूप से तेजस्वी यादव के द्वारा की गई और सुधाकर सिंह को नोटिस थमाया गया। जहां इतने से जदयू नेता संतुष्ट नहीं हुए। यहीं पर नहीं, जदयू चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहती है। जहां पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की पैनी नजर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अहले सभी पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक में तमाम प्रवक्ताओं को भविष्य की राजनीति को लेकर के टिप्स भी दिए। मिल रही जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार को लेकर के नरमी दिखाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। दोस्तों, बिहार में भाजपा भागलपुर में अपना कार्य समिति की बैठक करने वाली थी, लेकिन अब बिहार में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब भागलपुर में नहीं होगी। ये बैठक अब मिथिलांचल में किया जाएगा और भाजपा के तमाम दिग्गज वहीं जुटेंगे। जब पहले भागलपुर में ये बैठक होनी थी, इसे लेकर के तमाम तैयारियों में भी भाजपा जुट गई थी। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक के लिए जगह तय करने पर विचार चल रहा था। इस बीच अब कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया है और अब दरभंगा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। भागलपुर में 28 और 29 जनवरी को होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब इसी तिथि में दरभंगा में होगी। करीब 22 साल बाद ये बैठक भागलपुर में होने वाली थी, लेकिन अब अचानक कार्यक्रम में फेरबदल हुआ और अंतिम मोहर अब दरभंगा को लेकर के लगा है। यानी कि मिथिलांचल में भाजपा आने वाले चुनाव को लेकर के महागठबंधन महामंथन करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव द्वारा बुधवार को एक रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं बुलाए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली में बुलाए जाने पर कहा कि वह उनकी बैठक थी। नीतीश कुमार ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोई अपनी राजनीति की बैठक करता है और अगर लोगों को बुलाता है तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस यही चाहते हैं कि विपक्ष के लोग एकजुट हो और देश हित में आगे बढ़े। उन्होंने कहा है कि वे लोग यहाँ भी आए हुए थे, जहाँ सबसे बातचीत हो रही है। जहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी विपक्षी दलों को एकजुट करने पर अभियान चलाने की बात करते रहे हैं। जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा बुधवार को एक रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वाम दलों के नेता डी राजा पहुंचे थे। जहाँ इसे विपक्ष की एकजुटता से जोड़ करके देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं यानी कि माता पिता हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ, माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन मंचों पर अजनबियों द्वारा बच्चों को फंसाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। एक नए अध्ययन में यानी कि रिसर्च में हिस्सा लेने वाले 424 अभिभावकों में से करीब 33% ने बताया है कि ऑनलाइन मंच पर उनके बच्चों से अजनबियों ने दोस्ती करने, निजी और पारिवारिक जानकारियां मांगने और यौन संबंधित परामर्श देने के लिए संपर्क किया। ये रिसर्च संयुक्त रूप से कराए यानी कि चाइल्ड राइट्स एंड यू और पटना में स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने द्वारा किया गया। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के 424 अभिभावकों के अलावा इन 4 राज्यों के 384 शिक्षकों और फिर 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 107 अन्य हिस्सेदारों ने हिस्सा लिया। अभिभावकों के अनुसार ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार बने बच्चों में से 14-18 व आयु वर्ग की 40% लड़कियां थी, जबकि इसी आयु वर्ग के 33% लड़के थे। रिसर्च में हिस्सा लेने वाले 33% अभिभावकों ने कहा है कि ऑनलाइन मंचों पर उनके बच्चों से अजनबियों ने दोस्ती करने, निजी और पारिवारिक जानकारी मांगने और फिर रिश्तों को लेकर के संबंधी परामर्श करने के लिए संपर्क किया।
दोस्तों बात करते हैं कि स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। जी हाँ, जारी की गई एक शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि समग्र गिरावट के बावजूद भी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10% से अधिक लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है, जो चिंता का विषय है। स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का कुल अनुपात 2018 में 4% और 2006 में 10% था। न्यूनतम अध्ययन में ग्रामीण भारत में कुल 19,060 गाँवों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 3,74,544 परिवार और 3 से 16 साल की आयु के 6,99,597 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार महामारी के दौरान लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद भी स्कूलों में दाखिले के आंकड़े 98% से अधिक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान बड़ा बदलाव सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के लिए दाखिला दर पिछले 15 सालों से 95% से ऊपर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपका भी इस सरकारी बैंक में अकाउंट है और आपके खाते से अपने आप बिना किसी ट्रांजैक्शन के पैसे कट रहा है, तो फिर आइए आपको बताते हैं कि आखिर बैंक आपके अकाउंट से पैसा क्यों काट रहा है। जहाँ इन दिनों देखा जा रहा है कि कई ग्राहकों के खाते में से अपने आप पैसा कट रहा है। इसके साथ ही 147 रुपये कटने का मैसेज आ रहा है। ऐसे में कई ग्राहक ये मैसेज देख करके बैंक पहुंच गए हैं। बैंक की ओर से इस पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि SBI की ओर से ये पैसा ग्राहकों के खाते में डेबिट किया जा रहा है, जब बैंक ये पैसा मेंटेनेंस चार्ज के रूप में ले रहा है। ये पैसा साल में सिर्फ एक बार बैंक की तरफ से लिया जाता है। इस बारे में बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बैंक की तरफ से चार्ज के रूप में ये पैसा काटा जाता है। वहीं बैंक की तरफ से जारी किए गए डेबिट कार्ड के लिए भी ग्राहकों से 125 रुपये की सालाना वसूली की जाती है। इसमें 18% से अधिक से GST जोड़ा जाता है, जिसके बाद में ये राशि 147 रुपये हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी ग्राहक अपने डेबिट कार्ड को बदलना चाहता है तो फिर उसके लिए उसे बैंक को 300 रुपये और फिर उसके साथ में GST चार्ज देना होता है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज में पुलिस ने 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। चारों बांग्लादेशी नागरिक किशनगंज स्टेशन पर घूम रहे थे। गणतंत्र दिवस को लेकर के रेल पुलिस विशेष जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान RPF की टीम की नज़र चारों पर पड़ी। चारों बांग्लादेशी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस चारों से कड़ी पूछताछ कर रही है। एक साथ 4 बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने की खबर से जिले में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को देखते हुए RPF सघन जांच अभियान चला रही है। जो गुरुवार को RPF की टीम इसी अभियान के तहत स्टेशन परिसर और फिर ट्रेनों की में जांच कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर बैठे 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस जवानों की नज़र पड़ी। जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर चारों ने अपना पता बांग्लादेश का बताया। इससे पहले ही RPF की टीम ने उन्हें धर दबोच लिया। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान भोजपुर जिले के 2 प्रखंडों का दौरा किया। किसान की बातों से ये साफ जरूर हो गया है कि उसे मालूम था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने के मूड में हैं। इस दौरान उसने ये भी कह दिया है कि आप PM बनने वाले हैं सर। जब फिर नीतीश कुमार ने अधिकारियों की ओर इशारा किया तो फिर इत्मीनान से किसान ने कहा कि सर नहर में पानी नहीं आ रहा है। अधिकारी ने पूछा है कि कहाँ का मामला है, तो इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान की बात को गंभीरता से सुना। नीतीश कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को इस पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दोस्तों बात करते हैं कि RJD के प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी कार्यालय अरण्य भवन से फर्नीचर गायब होने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि ये फर्नीचर भवन में आए थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ नहीं है। मंत्री तेज प्रताप यादव के सहायक मिसाल की माने तो ये फर्नीचर अरण्य भवन में लाए गए थे कि यहाँ लगाए जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यानी कि फर्नीचर गायब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया है कि मामले में ठेकेदार बबलू सिंह का नाम आ रहा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। फर्नीचर की कीमत लाखों में होगी, जो तेज प्रताप यादव के सरकारी कार्यालयों से गायब हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार की ओर से बहुत ही कड़ा फैसला लिया जा रहा है। बिहार के हजारों शिक्षकों की नौकरी डेंजर जोन में है। इस डेंजर जोन में वे शिक्षक पहले हैं जिनकी नियुक्ति 2006 से 2015 के बीच हुई है। इसमें 3.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक शामिल हैं, जिनमें से लगभग 70 से
77,000 की नौकरी जा सकती है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 77,000 शिक्षकों के नियमानुकूल फोल्डर में दस्तावेज नहीं मिले हैं। इस लापरवाही के लिए शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। बिहार राज्य निगरानी विभाग की ओर से 22,000 से भी अधिक शिक्षकों से जुड़े 1,000 से ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दूं कि पटना हाईकोर्ट में दर्ज मामले के मुताबिक मिसिंग फोल्डर मामले की जांच को ब्यूरो को सौंपने की बात कही गई है। इस मामले में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे शिक्षकों की जानकारी 2022 में एक निर्धारित फोल्डर में अपलोड करने की बात कही गई थी, जब समय सीमा पूरी होने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग लापरवाही को लेकर के शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकता है। हजारों शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जब बिहार लोक सेवा आयोग हजारों से ज़्यादा भर्तियां निकालने वाली है। नीतीश तेजस्वी की सरकार के आदेश के बाद बीपीएससी 50,000 से ज़्यादा भर्ती निकाल रही है। इनमें सिपाही से लेकर के दारोगा और फिर प्रधान शिक्षकों, अभियोजन अधिकारी, ऑडिटर और फिर डॉक्टर की नियुक्ति है। नियुक्ति की ये भर्ती प्रक्रिया जनवरी से मई माह के बीच होनी है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के निर्देश के बाद आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लेने की बात कही जा रही है। आपको बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जबकि बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का आश्वासन दिया था। पर 2020 में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी। 2022 में नीतीश कुमार की बीजेपी छोड़कर के आरजेडी के साथ सरकार बनाए जाने के बाद नीतीश तेजस्वी ने बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने को लेकर के प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। इस बीच 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति एवं अन्य नियुक्ति को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलन कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने सिपाही को से लेकर के दारोगा और फिर शिक्षक से लेकर के प्रधान शिक्षक तक की बहाली को लेकर के विभिन्न आयोग की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए थे। इस बीच बीपीएससी सिपाही, दारोगा, प्रधान शिक्षक समेत अन्य भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और आने वाले दिनों में हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।